नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंट पर स्वागत करते हैं। आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जो है गूगल स्टूडेंटों द्वारा जो है ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो है बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और इस बैच के बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या है, कैसे है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बैच के बारे में। देखिए, इस बैच का नाम मैंने रखा है महोत्सव बैच। क्या रखा है? महोत्सव बैच। और महोत्सव बैच में आपको ऑल इन वन जो है मिलने वाला है। ऑल इन वन का मतलब है इसमें आपको जो है ये वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको जो है पीपीटी मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको, एमसीक्यू मिलेगा टॉपिक वाइज और जो है यूनिट वाइज। और ये इसमें आपको पीवाईक्यू मिलने वाला है और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, ये जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ये मॉक टेस्ट जो है एप्लीकेशन पर जो है 149 रुपये में अलग से है। लेकिन आपको जो है यदि आप बैच परचेज करते हैं, यदि आप जो है बैच परचेज करते हैं, तब आपको जो ये 149 रुपये का जो मॉक टेस्ट फुल लेंथ चल रहा है, इसका एक्सेस जो है आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अभी जो इसका फीस रखा गया है 599 रखा गया है। जैसे ही ये जो है मैं टाइम रखा हूँ, जैसे ही टाइम पूरा होता है तो इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका फ़ीस मैंने 1499 आपको मेंशन करके दिखाया है। ठीक, 15 अगस्त से बैच मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो आज 15 अगस्त है, तो आज बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आप सबको जो है मैं आज इस क्लास में जो है कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, कुछ सिलेबस के बारे में भी बताऊँगा, क्या कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं इसके, चाहे ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, चाहे 500 जो 29 का हुआ था, एक हुआ था 529 का हुआ था, एक हुआ था 1828 का, ये 29 या 30। ठीक है, इसके मतलब सारे चीज़ों का जो है आज मैं इसमें बताने वाला हूँ। बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपने देख लिया। बात करते हैं इस महोत्सव बैच की खासियत क्या है। महोत्सव बैच आपको जो है गूगल स्टूडेंट टू एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये इसी को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल स्टूडेंटों को, यहीं आपको जो है मिलने वाला है। इसमें आपको जो है मैंने बताया वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, टॉपिक वाइज मिलेगा आपको। और यहाँ आपको पीपीटी मिलने वाला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं इस कोर्स में, यानी आपको कहीं से और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा चीज़ अगर मैं जो है आपसे पैसा ले रहा हूँ, आप जो है फ़ी पे कर रहे हैं, तो आपको जो है सारा चीज़ एक जगह पे मिलना चाहिए। ठीक है, आप गूगल स्टूडेंटो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है फॉलो कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 841 41 74 180। इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये 180 है। ठीक है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे क्या है। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिलेबस आप लोग के पास होगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तैयारी स्टार्ट किया है, तो आपके पास ज़रूर ही सिलेबस होगा, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना या फिर बिना सिलेबस के तैयारी जो है अधूरे रहते हैं। क्योंकि सिलेबस रहेगा तभी मुझे मालूम हो पाएगा कहाँ से क्या मुझे पढ़ना है, कितने टॉपिक हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये सब जो है आयोग जो है निर्धारित करके आपको देता है, आप पढ़ते हैं, उसके आधार पे जो है एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन जैसे अभी विगत एग्ज़ाम में देखा गया कि उसमें क्या हुआ, आयोग ने जो है सिलेबस को दिया रहता है, उसमें मेंशन भी किया रहता है इस टॉपिक से जो है इतने क्वेश्चन मैं पूछूँगा। लेकिन आयोग जो है अगर जैसे इसमें दिया है ना, यहाँ दिया है अंकेक्षण और अंतिम खाते, यहाँ से बोला है उसने कि यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएँगे और कुल कितने अंक रहेंगे? 10 अंक के रहेंगे। लेकिन आयोग कभी-कभी क्या होता है, यहाँ से भटक जाता है। क्या हो जाता है? भटक जाता है। भटकने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन कम कर देगा और दूसरी जगह से क्वेश्चन बढ़ा देगा। तो ये आयोग गलत करता है, क्योंकि अगर आपने मानक तय किया है कि मैं यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछूँगा, तो आपको जो है उतना ही क्वेश्चन वहाँ से पूछना चाहिए। ये आयोग की जो है मनमानी है। इसके लिए बोलना भी चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान से नहीं हो सकता है। देखिए, पहला यूनिट आपका जो है मैंने बताया अंकेक्षण एवं अंतिम खाते हैं। अंकेक्षण और अंतिम खाते में आपको जो है ये पढ़ने को मिलेगा। आपको जो है पहला यूनिट यही है।
तो इस पहले यूनिट में आपको जो जो कॉन्सेप्ट रहेगा हर एक चीज़ जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का तैयारी करवाया जाएगा। इसी तरह जो है हमारा सेकंड है आधारभूत सिद्धांत है लेखांकन के और प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों की तैयारी कैसे करना है, डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वहीं जो हमारा थर्ड है, थर्ड में हमारा क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली है, बैंक समाधान विवरण है, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी। यहाँ से आपके जो है ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जैसे 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 15 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी लगभग लगभग वेटेज जो है हर एक यूनिट का समान है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहेंगे। और ये जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस देख रहे हैं, यहाँ से जो है ई बैंकिंग बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एडवांस अकाउंटिंग है और यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब जो है आपको अच्छे से नोट्स के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से या फिर मॉक टेस्ट हो गया, जैसे भी होगा आपका सारा चीज़ जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सब कुछ अच्छे से आपको मिलने वाला है। ये टैक्सेशन और अंगणित हो गया, इसको हो सकता है मैं भी पढ़ाऊँगा, नहीं तो इसको जो है किसी अन्य टीचर के द्वारा जो है अन्य टीचर के द्वारा जो है इसको पढ़वा दूँगा, ठीक है। क्योंकि ये अंकगणित वाला पोर्शन जो आपका जो है अगर 10 नंबर दिया है तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन है यहाँ, 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है और 65 नंबर भी है, 65 नंबर भी है। तो आप अगर 65 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल स्टूडेंटों के साथ अवश्य जुड़ें। और रही बात ये जो भाग 2 है, कौन सा, ये भाग 2 और भाग 3, इसकी भी तैयारी गूगल स्टूडेंटों के द्वारा कराया जाएगा। इसकी तैयारी आपको जो है एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करा के जो है इसका भी तैयारी आपको कराया जाएगा, ठीक है। ये 15 नंबर नोट्स भी इसके प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो इसके आपको जो है पीडीएफ, क्या, पीडीएफ नोट्स, इसके आपको जो है पीडीएफ मिलेंगे, दोनों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसमें विगत वर्षों के क्वेश्चन भी शामिल किया रहेगा, ठीक। ये आपको जो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने मेंशन किया है। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिना माइनस मार्किंग के आप आजकल एग्जाम नहीं हो रहा है। तो आपका जो है यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको कितना नंबर माइनस हो जाएगा, पॉइंट 25 इतना आपका जो है माइनस हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। सिलेबस आपके पास होगा, नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप है गूगल स्टूडेंटों का उसमें भी भेजा गया है। बाकी जो एडिटर और असिस्टेंट का ग्रुप बना है उसमें भी भेजा गया है। उसमें एडिटर और असिस्टेंट वाले ग्रुप में लगभग जो है 400 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। कितने लोग, 400 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, उसमें एमसीक्यू वगैरह कराया जाता है, तो आप भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सिलेबस ही है, इसको आप सिलेबस को देख लीजिएगा। बाकी मैं आगे बात करता हूँ, यूपी का सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस है, सब कुछ इसमें आपको मैं बताया हूँ। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक हमारा है अदत्त ऋण, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड डेब्ट्स को सीधा सा मतलब होता है, क्या होता है, अनपेड लोन। अनपेड लोन आप जानते होंगे, ये जो है अनपेड लोन है, ठीक है। अनपेड लोन, अनपेड लोन वही होता है जैसे आप हैं, आपने किसी व्यक्ति से जो है ऋण ले लिया है या उधार ले लिया है, या लोन के रूप में कुछ राशि जो है उससे ले लिया है अमाउंट, और जब उस अमाउंट को आप उसको वापस नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल ही वापस नहीं करते हैं, ये नहीं कि मतलब आज दे देंगे कल देंगे। यदि उसने कोई टाइम फिक्स किया था, जैसे उसने बोला कि 2 महीने तक जो है आप इस राशि को यूज करो, उसके बाद मुझे जो है दे देना, लेकिन आप जो है उसको नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए वो जो है बैड डेब्ट्स हो जाएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि आप चुका नहीं पाए हो, उसको दिए नहीं हो, और उसे मिलने की संभावना भी क्या है, खत्म हो गई है। यानी जो इसकी मिलने की संभावना था वो क्या हो गया, एकदम कम हो गया, एकदम जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है अदत्त ऋण होता है, ये अदत्त राशि हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या दिया है कि अनपेड लोन बैड डेट्स रिटर्न टू ए लोन और ब्राउजिंग दैट हैज नॉट बीन द रिपेड बाय ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कस्टमर बाय द ड्यू डेट। यानी इसमें जो ड्यू डेट दिया है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट बीत गया उसके बाद भी आपने पैसा नहीं चुकाया, तो जो क्रेडिटर होता है
जो ऋणदाता होता है मान लेता है कि मेरा जो पैसा था वो डूब गया है, और वह जो है उसका जो अपना अंतिम खाता बनाता है, जब अपना एंट्री करता है, उसको जो है अदत्त ऋण के रूप में, अनपेड लोन के रूप में उसको एंट्री करता है। ठीक है, आपने अदत्त ऋण के बारे में समझ गया होगा, सिंपल सा है, ये आप जानते होंगे। इसकी एंट्री वगैरह आपको जानना जरूरी है, इसका संयोजन क्या है इसको जानना जरूरी है, जो एग्जाम में आपके पूछता है। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल आपको इसमें मैं बताऊंगा, व्यापारिक अदत्त ऋण क्या होता है। व्यापारिक अदत्त ऋण जैसे आप देख रहे हैं ये है ना, ये अदत्त ऋण है, व्यापारिक है, और ये वाला बैंकिंग है, ये वाला बैंकिंग है। इन दोनों को जो है मैं स्पष्ट करूंगा, इसमें क्या है कौन सा है। ठीक है, व्यापारिक ऋण में एक राम ट्रेडर्स हैं और एक श्याम है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक व्यक्ति है और जो है एक बैंक है। इसको मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करके बताता हूँ। इसमें जो उदाहरण पहला है हमारा व्यापारिक ऋण, जैसे बैड डेब्ट्स इसमें कैसे होगा। जैसे मान लीजिए राम ट्रेडर्स ने श्याम को जो है 50,000 का सामान उधार बेचा है। अब सामान तो श्याम ट्रेडर्स राम ट्रेडर्स ने श्याम को बेच दिया, लेकिन जो श्याम था उसका दुकान जो है चल नहीं पाया। दुकान चलने का मतलब है दुकान बंद हो गई या टूट गई, कैसे भी हो गया, उसने जो है पेमेंट भुगतान नहीं कर पाया। तो पेमेंट भुगतान नहीं कर पाया यानी उसके पास अब ऐसा कुछ जरिया नहीं है कि वह जो है उस राशि को जो उधार के रूप में लिया था राम ट्रेडर से वापस नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, या राम ट्रेडर्स के लिए क्या हो जाएगा, अदत्त राशि हो जाएगी, ये जो है बैड, क्या हो जाएगी, बैड राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैड राशि हो जाएगी। तो यही हमारा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब यही है जो राशि हमारी डूब जाए, मिलने की संभावना ही ना हो, वही हमारी क्या हो जाएगी, बैड। और इसी का उल्टा क्या होता है, जैसे जब थोड़ा बहुत संभावना होता है कि मिल सकता है, तो उसी को हम संदिग्ध ऋण कहते हैं, यानी डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। ठीक, बैंकिंग एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। बैंकिंग ऋण में जैसे एक लोन की बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने जो है 20 लाख का होम लोन लिया है, और बैंक से उसने होम लोन ले लिया और ईएमआई लिया है, ईएमआई पे जैसे कुछ कुछ किस्तें उसमें पे कर रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो जो है लगातार 90 दिनों तक जो है उसने किस्त को भुगतान नहीं किया। किस्त भुगतान नहीं करने का मतलब है कि वह सक्षम ही नहीं है कि वो बैंक को पैसा वापस कर पाए। तो बैंक क्या करेगी, उस जो उसको ऋण दिया है, जो लोन दिया है, उसको जो है एनपीए घोषित कर देती है 90 दिन के बाद। एनपीए घोषित कर देगी और जो है उसको जो है अपना एंट्री बैंकिंग में कर लेगी। तो एंट्री कैसे होगा, इसका प्रोविजन क्या होगा, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये सब जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ये जो है बैड डेब्ट्स के उदाहरण हैं। एनपीए का मतलब होता है गैर निष्पादित संपत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में इसको गैर निष्पादित निष्पादित संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे उदाहरण। तो आज बात करते हैं इसमें की विशेषता क्या है। विशेषता जो होती है इसकी, विशेषता में क्या आप समझते हैं, जैसे जो अदत्त ऋण होता है इसमें समय बीत गया होता है, यानी जैसे मैंने उसको ड्यू डेट दे दिया। जैसे आपका ही है ना कि किसी को आपने ऋण दिया है, तो आपने उसमें बोला कि 2 महीने बाद मुझे चुकता कर देना, लेकिन ड्यू डेट क्या है, बीत चुका है। तो इसमें क्या होता है ना, तो उसको अदत्त मान लिया जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे मन में एक संशय आ जाता है। तो यही है हमारा क्या है, अदत्त ऋण हो जाता है। वहीं इसकी जो है, जो देनदार होता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, जैसे जो देने वाला है, जैसे मान लीजिए किसी को मैंने 20 लाख रुपए दिया, और 20 लाख लगा के उसने जो है कोई शॉप वगैरह ओपन किया, बाय द वे शॉप जो है आकस्मिक रूप से दुर्घटित हो गई। दुर्घटित का मतलब है आग वगैरह लग गया, या फिर जो है बाढ़ सूखा कुछ भी उस पे प्रभावित हो गया। ठीक, तो ऐसा क्या है, जो देनदार होता है, जो डेब्टर होता है, जिसने पैसा लिया है, वो पैसा देने में असक्षम हो जाता है। तब क्या होता है, तब इस राशि को जो मैंने दिया था उसको, तो मैं अदत्त ऋण मान लूँगा, यानी उसको हम बैड डेब्ट्स मान लेंगे, या फिर डाउटफुल डेब्ट्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से हानि होती है, जो क्रेडिटर होता है, जो ऋणदाता होता है, उसके लिए यह हानि होती है। और उसको क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है डेबिट साइड में उसको दिखाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको जो है दिखाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप भी इसको देख सकते हो। ठीक, इंग्लिश में आप इसको देखना चाहें देख सकते हो। ठीक, यहाँ एग्जिट ऑफ ड्यू डेट बताया गया है,
और अनसर्टेनिटी इन रिकवरी हो गई, मतलब उसको कवर करने के लिए कोई संभावना ना दिखता हो। और फाइनेंशियल लॉस, जैसे जिसको मैंने दिया है उसके पास अगर फाइनेंशियल लॉस हो गया है तो वो मेरे लिए भी लॉस होगा, क्योंकि वो देने में असक्षम है और मैं उसे प्राप्त नहीं करूँगा तो मेरे लिए भी लॉस होगा, क्योंकि मेरा कैपिटल डूबेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या है। अब बात करते हैं संदिग्ध ऋण क्या है। अभी मैंने बैड डेब्ट्स की बात किया, बैड डेब्ट्स के बाद जो है मैं अब डाउटफुल डेब्ट्स की बात करता हूँ। डाउटफुल डेब्ट्स ये वही है, जैसे जब देनदार जो होता है कुछ किस्तें मुझे चुका देता है, कुछ किस्तें अपने पास रखा रहता है, यानी कुछ राशि जो है रखा रहता है, वह बाद में चुकाने के लिए बोलता है, लेकिन क्या होता है कभी कानूनी विवाद हो गया उसके साथ जिससे कि मुझे लगने लगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है उसे संदिग्ध मान लिया जाता है, यानी डाउटफुल है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जब नहीं मिल सकता है तो उसे हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, जब मिलने की संभावना रहती है उसे हम डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं। और इसका लिए प्रोविज़न क्या होता है? देखो प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? जो मैंने बताया ये प्रोविज़न, प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोविज़न का मतलब वही होता है, जैसे क्या है ना, मैं अपनी हानियों से सुरक्षा के लिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए 20 लाख है, कितना है? 20 लाख है और मैंने किसी को उधार दे दिया। जब मैं उधार दे दिया, तो मुझे उसे सिक्योर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रॉफ़िट से जो मैं मेरा बिज़नेस चल रहा है, मैंने दूसरे को दिया है। लेकिन उस प्रॉफ़िट को रिकवर करने के लिए जैसे जो 20 लाख मेरा और एक्स्ट्रा था, तो इसके लिए मैं थोड़ा-थोड़ा बचा के रखता रहूँगा। तो बचा के रखता रहूँगा तो जिससे क्या होगा, जो मुझे लॉस होगा उसकी मैं रिकवरी कर सकूँ। ठीक है? यही प्रोविज़न होता है। ये इंग्लिश में भी बताया गया है, आप इंग्लिश में इसको दे सकते हैं, जैसे कस्टमर आर कॉल्ड डेब्टर्स, यानी जो कस्टमर होता है वो डेब्टर्स होता है। डेब्टर्स वही होता है जो ऋण लेता है और क्रेडिटर वो होता है जो ऋण देता है। डेबिटर और क्रेडिटर ये सारे, और बाकी इसमें जो डेबिट क्रेडिट वाला रूल होता है, किसको डेबिट किया जाएगा किसको क्रेडिट किया जाएगा, आपको इसको मैं बताऊंगा। एक गोल्डन रूल नियम होता है, स्वर्णिम नियम जिसको बोलते हैं, स्वर्णिम, यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ ऊपर मैं, उसको बोलते हैं स्वर्णिम नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम नियम बोलते हैं। ठीक है, स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल बोलते हैं, जिसमें आपको टाइप ऑफ अकाउंट बताया जाता है और टाइप ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जो है जितने भी अकाउंट होते हैं उसको अच्छे से आपको बताया जाता है, किस प्रकार किसको क्या करना है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, सब कुछ आपको जो है अच्छे से दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे देख लीजिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और उसमें एक ग्राहक है। ग्राहक कौन है? रमेश है। और ग्राहक रमेश जो है इन्हीं को हम देनदार बोलते हैं, इन्हीं को हम डेब्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है पैसा या सामान उधार लेंगे। इन्होंने सामान उधार ले लिया है, ठीक है, कितने का लिया है इसमें आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने जो लिया है पैसा कितने का लिया है? ये लिया है 1 लाख रुपए का। ठीक, अब यहाँ संदिग्ध ऋण कब बनेगा? संदिग्ध ऋण कब बनेगा? जैसे इसमें तय जो समय सीमा है, ठीक है, रमेश ने भुगतान नहीं किया है और कुछ समय बाद खबर आती है कि रमेश की कंपनी घाटे में चली गई है और उस पर कोई कानूनी केस हो गया है। तो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लगता है कि रमेश से जो 40,000 तो जैसे तैसे मिल गया है, जब 40,000 उसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन 60,000 बाकी की उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद बहुत कम है कि मतलब संभावना है, विवाद अगर सुलझ जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं सुलझता है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो 60,000 रुपये है क्या हो जाएगा इसका? ये संदिग्ध ऋण में चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट से जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाती है। तो जो उसका प्रॉफिट होगा उस भरपाई नुकसान को भरपाई करने के लिए उस क्या बनाया जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया, जो हमारी नुकसान हो रहा है उसको रिकवर किया जा सके। और वहीं बात करते हैं जब यदि जो है रमेश पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाता है। दिवाली का मतलब है विवाद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो है निर्णय आया कि जो रमेश था, जो पैसा लिया था, जो डेब्टर था, वो दिवालिया घोषित हो गया। तो वो अब एक भी रुपए देने के लिए सक्षम नहीं है। तो जो 60,000 रुपया हमारा था उसी को हम बैड डेब्ट्स मान लेंगे। बैड डेब्ट्स और जो है डाउटफुल डेब्ट्स आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे।
देखिए अब इसकी बात करते हैं प्रोविजन क्या होगा, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए प्रोविजन की बात करते हैं। देखिए लेखांकन प्रक्रिया क्या होगा, जो इसकी जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं कैसे की जाएंगी, तो इसमें प्रावधान कैसे करेंगे। देखो जो प्रावधान बनाने और इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए जो निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं। निम्नलिखित प्रविष्टि का मतलब आप लोग समझते हैं। जैसे ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे लिखा गया है, ये जनरल एंट्री, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेब्ट्स को जो है अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाएगा। देखिए इसके लिए आपको जानना क्या है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में आपको क्या बताया जाएगा, जो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसको बताया जाएगा। और उसमें जो है कौन कौन से अकाउंट किस में शामिल होते हैं, किस कंडीशन में किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, इन सबको जो है आपको अच्छे से बताया जाएगा। बाकी आप जो है ये जो प्रविष्टियाँ इसमें दिया गया है इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे नया प्रावधान, जैसे न्यू प्रोविजन बनाना है, न्यू प्रोविजन बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को जो है क्रेडिट किया जाएगा। वहीं अगर वर्ष के अंत में बात करते हैं, वर्ष के अंत का मतलब क्या है, जैसे जब बैड डेब्ट्स हो जाता है, जो हमारे पास डाउटफुल डेब्ट्स था, जब बैड डेब्ट्स में हो जाएगा तो उसके लिए संयोजन कैसे करेंगे, तो हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वर्ष के अंत में होगा और वो जो है नया प्रावधान होता है। आप इसको समझ गए होंगे। बात करते हैं इसके लिए लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब बात किया जाता है, जैसे लाभ हानि खाते में अगर इसमें हस्तांतरित करना होता है, जो राशियाँ मुझे हानि हुई है, लॉस हुआ है, उसको जो है हर समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दर्शाया जाता है। और डेबिट साइड में दर्शाने के लिए उसमें कई सारे प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास जो ओल्ड बैड डेब्ट्स होता है, ओल्ड बैड डेब्ट्स, ठीक, उसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जो हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट्स होते हैं, फर्दर का मतलब जो अतिरिक्त हमारे पास अशुद्ध ऋण होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वहीं बात करते हैं जो हमारे पास नया प्रोविजन होता है, जो हमारे पास नया प्रावधान होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो हमारे पास ओल्ड बैड डेब्ट्स होता है उसमें ही जोड़ेंगे और उसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करने के लिए हमारे पास जो पुराना प्रावधान है, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, चाहे ट्रायल बैलेंस में दिया हो या फिर ऐसे दिया हो, उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जो हमारी राशि आती है उसी को जो है हम जो है अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। इसके लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो लिखा गया है ओल्ड, यहाँ ऊपर देखेंगे आप, यहाँ ओल्ड बैड डेब्ट्स, उसके बाद है फर्दर बैड डेब्ट्स, उसके बाद है न्यू प्रोविजन और माइनस किया गया है ओल्ड प्रोविजन। तो ये आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट यानी असेट साइड, जिसे संपत्ति पक्ष में देनदारों की शुद्ध राशि को किस प्रकार दिखाया जाता है। आपको पता है ना, बैलेंस शीट में जो होता है एक लायबिलिटी साइड होता है, एक असेट साइड होता है। तो जो इसमें डेप्टर्स होते हैं, जो अशुद्ध ऋण वाला प्रोविजन किया जाता है, वो असेट्स साइड किया जाता है। और असेट्स साइड में जो टोटल डेप्टर्स होते हैं, जो टोटल देनदार हैं, उसमें से जो है माइनस किया जाता है जो हमारा अतिरिक्त अशुद्ध ऋण है, जो हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट्स है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नए प्रावधान हैं, जो रिमेनिंग डेप्टर्स हैं, जो मिलने की संभावना है, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब हमारी जो शुद्ध राशि आएगी उसको मैं जो है अमाउंट वाले कॉलम में लिखता हूँ। इसको आप समझ गए होंगे। देखिए मैं बात करता हूँ इस पे, एक उदाहरण आपको बताऊँ। उदाहरण बताने का मतलब है, जब आप इस कैलकुलेशन को एक बार कर लेंगे तब आपको जो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास, उदाहरण हमारे पास यही है, जैसे ट्रायल बैलेंस दिया है और उसमें आंकड़े दिए हैं। उसमें आंकड़े क्या क्या दिए हैं, आंकड़े को मैं देखता हूँ। दिया है उसमें कि सन्ड्री डेप्टर्स कितना है, 1,05,000 है। और उसमें दिया है कि 3,000 जो है बैड डेप्ट्स है। और वहीं उसमें दिया है कि 4,000 क्या है, ओल्ड हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स हैं, ओल्ड है 4,000। संयोजन क्या क्या करना है, फर्दर बैड डेप्ट्स करना है और उसके बाद देनदारों पर जो है 5% की दर से नया प्रावधान
करना है, 5% की दर से नया प्रावधान करना है। चलिए इसको मैं कहाँ करके दिखाता हूँ, इसको मैं आपको जो है उसमें करता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोफार्मा दिखाया हूँ उसी प्रोफार्मा जो मैं आपको करके उसको दिखाता हूँ कैसे इसको आपको करना है। पहले आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आपको मैं करके दिखाता हूँ साइड में, कैलकुलेशन ऑफ न्यू, एक मिनट ये गलत हो रहा है, यहाँ सही से नहीं हो पा रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं, एक मिनट। ठीक, मैं यहाँ आपको क्या बताना हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन, क्या मैं बताऊँगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू, और यहाँ लिखते हैं प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन कैसे करने हैं। सबसे पहले हमारे पास देखना है क्या है, कुल देनदार कितने हैं, जो हमारे पास सन्ड्री डेप्टर्स हैं, सन्ड्री डेप्टर्स हैं कितने हैं, 1,05,000 है, 1,05,000 है। और हमारे पास इसमें से अतिरिक्त डेप्टर जो फर्दर बैड डेप्ट्स है, फर्दर बैड डेप्ट्स कितने हैं, 5,000 दिया है, तो फर्दर बैड डेप्ट्स को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि अतिरिक्त है, तो 5,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1,00,000 बच जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो है मेरा भी थीम इसमें दिख रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको इस साइड में कर देता हूँ फिर से। यहाँ मैं लिखता हूँ सन्ड्री डेप्टर, क्या है ये, सन्ड्री डेप्टर हो गया, तो सन्ड्री डेप्टर कितना है, 1,05,000 है, और इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 5,000। ये जो 5,000 माइनस मैंने किया, ये क्या है, ये हमारा है अतिरिक्त अशोध्य ऋण, अतिरिक्त अशोध्य ऋण है, कितना हमारा आ गया, 1,00,000 आ गया, 1,00,000 ये आ गया। और इसमें से हमारा क्या निकालना है, अब हमको जो है न्यू प्रोविजन निकालना है। न्यू प्रोविजन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो हमारा 1,00,000 है, क्या है, 1,00,000 है, 1,00,000 पे हमको जो है 5%, कितना, 5% जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,000। ये हमारा न्यू प्रोविजन हो गया, ये हमारा क्या है, न्यू प्रोविजन है, ठीक है, ये 5,000। अब 5,000 हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, न्यू प्रोविजन, कैलकुलेशन हो गया है, नया प्रावधान भी आ गया है, यानी ये जो नीचे दिया गया है 5% की दर से बनाना है, तो ये हमारा 5,000 आ गया। तो इसमें क्या कैसे करना है, अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ले जाएंगे, चलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब इसमें हमारे ओल्ड बैड डेब्ट्स कितने थे, ओल्ड बैड डेब्ट्स हमारे पास कितने थे, 5,000 थे, तो यहाँ लिखेंगे 5,000। और क्या करना है, फर्दर बैड डेब्ट्स हमारे पास ओल्ड बैड डेब्ट्स हमारे पास कितने थे,